चाहता हूं कि मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं इस बात पर जोर दूंगा कि उनके राज्यों का प्रतिनिधित्व चुनाव के द्वारा होगा। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर अपनी बात करते हुए मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक मुझे मालूम है, सिर्फ एक संविधान को छोड़कर, जिसका नाम क्षण भर में अभी बता दूंगा, किसी भी संविधान का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां राज्य सरकारों को संघीय विधानमंडल में अपने प्रतिनिधियों को नामजद करने की अनुमति मिली हुई है। यह मानना एक बात है कि संघ की एक इकाई को संघीय विधानमंडल के उस सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह उस प्रस्ताव से बिल्कुल अलग है, अर्थात यह कि सरकारों को ही सदन में अपने प्रतिनिधि नामजद करने चाहिए। मेरे विचार से यह दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जहां मंजूर की गई और उसे संविधान में शामिल किया गया, वह पुराने जर्मनी साम्राज्य का संविधान है। इस संविधान में राज्यों की सरकारों को अपने अपने प्रतिनिधि वहां के संघीय विधानमंडल के उस सदन में भेजने की अनुमति मिली हुई थी। हो सकता है कि दूसरी ओर बैठे हुए हमारे साथी पुराने जर्मनी साम्राज्य के संविधान में की गई इस व्यवस्था के आधार पर अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हो। इस विषय पर आगे कहने के पूर्व मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात पर शक है कि पुराने जर्मनी के साम्राज्य की इस व्यवस्था के सभी पहलुओं को हमारे राज्यों के राजा महाराजा पूरी तरह समझते भी हैं। वहां के विधानमंडल के उस सदन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि निसंदेह राजदूत समझे जाते थे और वे निश्चित निर्देशों के अनुसार कार्य करते थे, लेकिन इस व्यवस्था में एक बड़ी बात यह थी कि इस उच्च सदन को उनका दस्तावेज जांचने का आदेश मिला हुआ था, जिन्हें हम राजदूतों के प्रत्यय पत्र कह सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस उच्च सदन को इन राज्यों के राजा महाराजाओं से संबंधित राजवंशीय मामलों की जांच करने का भी अधिकार था। इसकी वजह यह थी कि जब तक किसी राजा महाराजा को राजाध्यक्ष के रूप में विधि पूर्वक मान्यता मिली हो, तब तक उसके प्रतिनिधित्व मंडल को उस सदन में बैठने का अधिकार नहीं था। इस उदाहरण के आधार पर जो राजा महाराजा अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, उन्हें कर्नल हक्सर वह ऐसा नहीं करते। डॉक्टर अम्बेडकर, मुझे शक है कि हमारे राजा महाराजा भारत के संघीय विधानमंडल को ऐसे अधिकार देने पर सहमत होंगे जैसे कि जर्मन संघ के उस सदन को प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल पर पिछली मिसालों या समान उदाहरणों का संदर्भ देकर विचार नहीं करूंगा और मैं बिल्कुल अलग कसौटियों पर परखते हुए कहूंगा। हम सब जिस एक बात को स्पष्ट रूप से जानते हैं, वह यह है कि हम भारत में एक उत्तरदायी शासन की प्रणाली स्थापित करने के लिए संविधान बना रहे हैं। हालांकि हम और बहुत से मामलों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि इस समिति का यही एकमात्र मुख्य लक्ष्य और प्रधान कार्य है। इसका यह तात्पर्य हुआ कि ऐसी कोई भी छूट नहीं दी जा सकती और न ही ऐसी कोई योजना ही स्वीकार की जा सकती है जिससे अंततः यह पाया जाए कि ऐसी छूट या योजना से उत्तरदायित्व की प्रणाली पर आंच आती है, या जिससे उत्तरदायित्व की प्रणाली धीरे धीरे कम प्रभावी होती जाती है, जिसकी स्थापना करना हम सबका ध्येय है। अब अगर इस कसौटी को लागू किया जाए, तब आप राजा महाराजाओं के इस दावे का अनुमोदन नहीं करेंगे कि उन्हें अपने प्रतिनिधियों को नामजद करने का अधिकार है। कर्नल हक्सर, किस सदन में? डॉक्टर अम्बेडकर, किसी भी सदन में। पहली बात तो यह है कि संघीय संरचना उप समिति की रिपोर्ट को जो भी पढ़ेगा, उसे यह पता चलेगा कि राजा महाराजा न केवल विधानमंडल में आना चाहते, बल्कि वह देश की केंद्रीय कार्यकारिणी में भी अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं, और यह उचित भी है कि राजा महाराजाओं का यही लक्ष्य होना चाहिए। यह इसलिए उचित है कि अगर वे सिर्फ विधानमंडल में शामिल होते हैं तो उन्हें कोई खास लाभ नहीं होगा। उन्हें असल में लाभ तब होगा जब देश की कार्यकारिणी में उनकी भागीदारी हो। इसलिए इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मेरा यह कहना है कि जैसा कि संघीय संरचना उप समिति ने कहा है, केंद्रीय विधानमंडल के उत्तरदायित्व की प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली होगी। अब हम
दूसरे विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से आएंगे तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि इस विधान मंडल में नामजदगी के द्वारा आएंगे और उन्हें निश्चित निर्देश उनसे मिलेंगे जिन्होंने उन्हें नामजद किया है। तब एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती वह यह है कि सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली किस प्रकार हमारे देश के भावी संविधान में कारगर रह सकेगी, क्योंकि तब जनादेश बटा हुआ होगा और निर्देश भी भिन्न होंगे। संघीय विधानमंडल में राजा महाराजाओं के नामजद होने का असर एक दूसरे रूप में पड़ेगा। माननीय तेज बहादुर सप्रू ने कल सरकारी नामजदगी को रखे जाने को ठीक ही निंदा की, चूंकि यह वर्ग कार्यकारिणी के निर्देश के अनुसार काम करेगा। इससे यह वर्ग कार्यकारिणी को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होने देगा। उन्होंने सरकारी वर्ग का जिस कारण अनुमोदन नहीं किया है, मेरे ख्याल में उनके तर्कों का यही सार है। अब मैं जो सवाल उठाना चाहता हूँ वह यह है, क्या हमें पूरी तरह विश्वास है कि संघीय विधान मंडल में राज्यों के प्रतिनिधि महाराजा के रूप में आचरण नहीं करेंगे? जहाँ तक मेरा ख्याल है और मैं इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त हूँ तथा मैं यह भी कहता हूँ कि मुझे ऐसा कोई विश्वास नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, इस बारे में मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि राजा महाराजा अपने अपने राज्यों में प्रशासन जिस प्रणाली के आधार पर चलाते हैं उसे सर्वोच्चता की प्रणाली कहा जाता है। मेरा ख्याल है कि सर्वोच्चता के सिद्धांत के पक्षों में से एक पक्ष यह है कि सर्वोच्च सत्ता को महत्वपूर्ण नियुक्तियों के मामले में राजा महाराजाओं को सलाह देने का अधिकार होता है। महाराजा बीकानेर बिल्कुल नहीं, ऐसा एक या दो मामलों में हो सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ठीक है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यही बटलर समिति ने कहा है। कर्नल अक्सर, क्या उन्होंने ऐसा कहा है? महाराजा बीकानेर, क्या उन्होंने ऐसा कहा है? अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो यह गलत है, क्योंकि उन्होंने कई और मामलों में भी गलत कहा है। डॉक्टर अम्बेडकर, मेरा ख्याल है कि कम से कम मैं तो सही हूँ, क्योंकि मैंने यही समझा है। इसके अलावा एक और बात यह है कि नए संविधान में सर्वोच्चता को एक आरक्षित विषय के रूप में सोचा जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि राजनीतिक विभाग जो सर्वोच्चता की शक्तियों का उपयोग करता है, अगर संघीय विधानमंडलों में नामजदगी के बारे में राजा महाराजाओं को सलाह देने का दावा करें, तब इसका क्या परिणाम होगा? महाराजा बीकानेर, ऐसा नहीं हो सकता और ना होगा। राज्य इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। डॉक्टर अम्बेडकर, मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि कल्पना कीजिए कि अगर राजनीतिक विभाग यह दावा करे कि संघीय विधानमंडल में राजा महाराजाओं की नामजदगी एक महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए राजनीतिक विभाग को राजा महाराजाओं को सलाह देने की शक्ति का उपयोग करना चाहिए, तब क्या होगा? जहाँ तक मैं अनुमान लगा सकता हूँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, राजा महाराजाओं की नामजदगी और कुछ नहीं, सिर्फ सरकारी वर्ग कहलाएगी, जिसका रूप कुछ भिन्न होगा। कर्नल अक्सर, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर, और अब इस स्थिति में अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। माननीय मानिक जी, दादा भाई, लेकिन आपने हमें इस समस्या का कोई समाधान नहीं बताया। डॉक्टर अम्बेडकर, मैं जोर देकर कहता हूँ चुनाव। कर्नल अक्सर, डॉक्टर अम्बेडकर, क्या आप हमें अभी बटलर समिति की रिपोर्ट का संदर्भ बताएंगे? डॉक्टर अम्बेडकर, मैं कोशिश करूंगा। कर्नल अक्सर, क्योंकि आपने उनके इस दावे का संदर्भ दिया है कि राजनीतिक विभाग महत्वपूर्ण राज्यों में नियुक्तियां किया करता है। डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है कर्नल अक्सर, हम विवाद में नहीं भटकेंगे, लेकिन अगर सर्वोच्चता के सिद्धांत को लागू किया गया तब हमें और कई परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कर्नल अक्सर, आप बात को बदल रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको संदर्भ बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं, हालांकि इसे मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन मैं अब इसे जोर देकर कह रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि हम सारे भारत के लिए संघीय संविधान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जिस दूसरी बात पर जोर दे रहा हूं वह यह है कि हम यहाँ सिर्फ सरकार के रूप में परिवर्तन एकात्मक सरकार से संघीय सरकार में करने की इच्छा से इकट्ठे नहीं हुए हैं। अध्यक्ष, कुछ लोग कहते हैं जो सबसे अच्छी तरह प्रशासित हो वही सरकार सबसे अच्छी होती है। डॉक्टर अम्बेडकर, जी हाँ,
लेकिन मेरा विचार है कि हम सभी इस बात पर एकमत हैं कि उत्तरदायी सरकार ही सबसे अच्छी तरह प्रशासित हो सकती है। इसलिए संघीय सरकार बनाने के बारे में मैं हर संभव छूट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसी छूट को देने या कोई ऐसा समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ जिससे हमें संघीय सरकार का केवल अस्थिपंजर प्राप्त हो और उसकी आत्मा अर्थात उत्तरदायी सरकार उसमें से नदारद हो। सच तो यह है कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि राजा महाराजा चुनाव के सिद्धांत का विरोध क्यों करते हैं। पुराने जर्मन साम्राज्य में भी वहां के राज्यों ने यही स्वीकार कर लिया था कि निचले सदन ब्रैकेट में रिक्सटाग का गठन राज्यों की जनता द्वारा चुने हुए लोगों से होना चाहिए, जहां संघीय इकाइयों की अपनी अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए मैं उनकी आपत्ति को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इन देशी राज्यों का संघीय विधान सभा का गठन वहां की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होगा, जिसका तात्पर्य यह है कि उनके राज्य विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बंट जाएंगे। अगर हम ये कहते हैं कि राज्यों में विधानमंडल होने चाहिए जो उनके प्रशासन पर नियंत्रण रखेंगे, तब उनकी आपत्ति को मैं समझ सकता था, लेकिन हम तो ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कृपया हमें अपने राज्यों को चुनाव क्षेत्र में बांटने की अनुमति दीजिए और आप अपनी जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने दीजिए, जो यहाँ संघीय विधानमंडल में बैठेंगे और मत दिया करेंगे। ये प्रतिनिधि आपके विशेष मामलों के बारे में निर्णय नहीं करेंगे, वे आपके राज्य के मामलों में दखल नहीं देंगे, बल्कि समूचे भारत से संबंधित मामलों पर विचार किया करेंगे। इसलिए देशी राज्यों की दृष्टि से क्या